तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में शुरू किया था मैटर से। व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज सम मास एंड occupies some space is called matter. There are three states of matter, that is solid, liquid and gas. तो गैस के बारे में आपने गैस स्टेट में पढ़ा था। गैस क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होती है। इस कारण से गैसेस की इंडिफिनिट वॉल्यूम और इंडिफिनिट शेप होती है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से थोड़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से लिक्विड की वॉल्यूम तो डिफिनिट होती है लेकिन शेप इनडिफिनिट होती है। जैसे 1 लीटर पानी आपके पास है तो बॉटल में रखिए, बीकर में रखिए, जग में रखिए, आपको 1 लीटर का चाहिए, लेकिन उसका शेप अलग अलग हो जाएगा। बॉटल में लेंगे तो बॉटल जैसे शेप हो जाएगी, बीकर में लेंगे तो बीकर जैसे शेप हो जाएगी। लेकिन सॉलिड क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग। तो सॉलिड पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एटम आयन या अणुओं के बीच में लगने वाली जो आकर्षण बल होती है वेरी स्ट्रांग होती है। इस कारण से सॉलिड के अंदर मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड हो जाता है और वो सिर्फ अपने पोजीशन पर ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड अपने पोजीशन पर फिक्स हो जाता है। इस कारण से इसकी डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप हो जाती है, ये इनकॉम्प्रेसिबल हो जाता है। ध्यान रखें, प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन ये स्टार, सन में पाया जाता है। प्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि मिक्सर होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयंस का। एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन्स का एट हाई टेम्परेचर। तो वो सब हाई टेम्परेचर की चीज़ें हम लोगों को बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्था, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके बाद बताया था मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट, एक ऐसी स्टेट जिस पर ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर बताए थे, दैट इज प्रेशर 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस। मतलब ट्रिपल पॉइंट क्या है? एक ऐसी अवस्था है जहां पर पदार्थ की 3 अवस्था कोएग्जिस्ट करते, मतलब इक्विलिब्रियम पर होता है। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड बताए थे, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड मतलब सूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताए थे कि वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल की डिफिनिट अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होती है, फिक्स होती है, शार्प होती है। फिक्स मतलब शार्प होती है, मतलब एक डिफिनिट टेम्परेचर पर जाकर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसकी हीट ऑफ फ्यूजन ऑब्वियसली अगर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो फिक्स होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इनिसोट्रॉपिक होता है, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर शार्प नाइफ से कट करें तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट करता है। इसके वेरियस एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर बताते हैं एमॉर्फस सॉलिड या सूडो सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल की डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं होती है इन लॉन्ग रेंज लैटिस। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉट अरेंज रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करता ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करता ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड स्लोली फ्लो, और वो धीरे धीरे क्या करता है? फ्लो कर जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी
एमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होती है, मतलब मेल्ट करता ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस कारण से इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफिनिट नहीं होती। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होती है। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एमॉर्फस सॉलिड के अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम शार्प नाइफ से कट करें तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट नहीं करते। फिर था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताते ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्स, दैट इज मेटालिक सॉलिड, जिसमें बॉन्डिंग फोर्स मेटालिक बॉन्ड होती है। फिर था आपका कोवलेंट सॉलिड, जिसमें बॉन्डिंग फोर्स नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, है ना, ये सब क्या है तो कोवलेंट सॉलिड है। फिर बताए थे आयनिक सॉलिड, जिसमें बॉन्डिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर बताए थे मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें बॉन्डिंग फोर्स वीक बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होती है, मतलब वीक वान डर वाल्स फोर्स होता है। उसमें बताया था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे आइस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज द जिसमें डायपोल इंटरेक्शन होती है, जैसे सॉलिड SO2। फिर था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें इंड्यूस डायपोल होती है। इंड्यूस डायपोल क्या है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ड्यू टू वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन टेम्पोरली किसी एक साइड में शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण टेम्पोरली डायपोल इंड्यूस होती है, दैट इज इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। जैसे सॉलिड आयोडीन है, फास्फोरस है, सॉलिड फास्फोरस है, सॉलिड सल्फर है, ये सब क्या है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फिर बताए थे क्रिस्टल लैटिस क्या है तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस क्या है तो सॉलिड के अंदर मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को हम 3 डायमेंशनली दिखाते हैं, और जहाँ जहाँ एटम और आयन मौजूद होता है उस पर पॉइंट डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस क्या है तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। फिर बताते हैं यूनिट सेल क्या है तो क्रिस्टल लैटिस का वह स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which is when extended in different direction can generate entire solid is called what unit cell। या इसी को दूसरे शब्दों में डिफाइन करे थे कि यूनिट सेल क्या है तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड whose property is similar to properties of entire solid is called unit cell। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम, मतलब 7 टाइप की यूनिट सेल होती है। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, सेकेंड वन इज द tetragonal unit cell, third one is the orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic और hexagonal। Obviously these 7 crystal system are further divided into 14 non sub unit cell, that is called Bravais lattice। जैसे क्यूबिक का 3 सब यूनिट सेल होता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसी तरह से टेट्रागोनल का 2 होता है, दैट इज सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। उसी तरह से ऑर्थोरॉम्बिक का 4 तरह का होता है, दैट इज सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड होता है। उसी तरह से टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल का 1 होता है, मोनोक्लिनिक का 2 होता है, दैट इज सिंपल और इंड सेंटर्ड होता है, ट्राइक्लिनिक का 1 होता है, हेक्सागोनल का 1 होता है। तो इस तरह से 14 नॉन सब यूनिट सेल होती हैं। फिर बताए थे एक्चुअली हम लोग को जो बेसिकली पढ़नी है दैट इज द सिंपल, हम लोग को पढ़नी है बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल शुरू किया था, दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है तो एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर होता है, दैट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लेयर की अरेंजमेंट ए टाइप होती थी। ऑब्वियसली यूनिट सेल कॉन्सिडर करने के लिए 2 लगातार लेयर में से 8 एटम कॉन्सिडर किए थे, ए, पी, क्यू, आर, एस,
पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। अपर लेयर कट करे, लोअर लेयर कट करे, फिर साइड बाय साइड आपने क्या करा तो कट करा। तो वहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने पढ़ा था क्या, तो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप आर इज इक्वल टू ए बाई 2 होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है, तो जेड की वैल्यू 1 आई थी। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर निकाले थे जो 0.52 आया था। वार्ड यहाँ पर निकाले थे 0.48 आया था। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आई थी। उसी तरह से बॉडी सेंटर्ड में हम लोगों ने निकाला था कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, तो एक क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप r इज इक्वल टू √3/4 आया था। पैकिंग फ्रैक्शन जेड मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 आई थी। रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप r इज इक्वल टू √3/4 आया था। पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आया था। वाट 0.32 आया था, है ना। डेंसिटी Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आई थी। उसी तरह से FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसी यूनिट से जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हम लोगों ने निकाला था जेड मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो आया था 4, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, तो 6 फेस पर 6 × हाफ मतलब 4 हो गया था। रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप r इज इक्वल टू √2a/4 होती थी। पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता था और वाट 0.26 होती थी। और डेंसिटी Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती थी। फिर बताए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या था, हेक्सागोनल पिरामिड टाइप की यूनिट सेल जिसमें एटम हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर, फेस सेंटर और 3 एटम 2 हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में सैंडविच्ड होती थी। यहाँ पर हमने देखा था कि प्रत्येक हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/6 पार्ट, फेस के सेंटर पर हार्ड और 3 एटम हाफ पार्ट और 3 एटम 2 हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में सैंडविच होती थी। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 6 आई थी। रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप r इज इक्वल टू a/2। हाइट ऑफ एसिप यूनिट से लाया था 2a√2/3, याद रखना है इसको। वॉल्यूम ऑफ यूनिट से लाया था 3√2AQ। उसी तरह से हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था 0.74 आया था। वाट 0.26 और डेंसिटी Zm/Na 3√2AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया था। तो ये सारे आपको डेटा को ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि ये सारे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको मैंने बताया था वार्ड। वार्ड क्या होता है, तो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड इज कॉल्ड वार्ड। 4 टाइप्स ऑफ वार्ड, जैसे ट्रायंगुलर वार्ड, टेट्राहेड्रल वार्ड, ऑक्टाहेड्रल वार्ड एंड क्यूबिकल वार्ड। ट्रायंगुलर वार्ड क्या है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 3 एटम प्लेस एट द वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वार्ड। फिर वहां पर बताए थे कि रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इनटू ट्रायंगुलर वार्ड। एक ऐसी एटम जो ट्रायंगुलर वार्ड में बिल्कुल जाकर फिट बैठेंगे, उसकी रेडियस हम लोगों ने ज्योमेट्री लगाकर कैलकुलेट करा था, तो r इज इक्वल टू 0.155 कैपिटल R आई थी। इसे याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन और ट्रायंगुलर वार्ड कितनी, तो 3, मतलब ट्रायंगुलर वार्ड पर कोई भी एटम फिट बैठेगा यदि उसकी मिनिमम रेडियस कितनी हो, तो 0.155 कैपिटल R हो। उसी तरह से बताते हैं टेट्राहेड, हम लोग को मेनली टेट्राहेड्रल वार्ड और ऑक्टाहेड्रल वार्ड पढ़ना है। तो टेट्राहेड्रल वार्ड क्या है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 एटम प्लेस एट द वर्सेस ऑफ टेट्राहेड्रल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वार्ड। तो रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वार्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R आई थी। फिर बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड ऑब्वियसली 4। फिर बताए थे पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड इन FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वार्ड कहाँ पर होती है, तो प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में होती है क्या, तो टेट्राहेड्रल वार्ड। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड इन FCC यूनिट सेल कितना होता है, तो 8 होता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड पर एटम कितनी होती है, तो FCC के यूनिट सेल में 4 एटम होता है, तो 4 एटम पर 8 टेट्राहेड्रल वार्ड, तो 1 एटम पर 2 टेट्राहेड्रल वार्ड। फिर बताए थे क्योंकि जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है, जो पैकिंग परसेंटेज होता है, FCC और ACP दोनों का सेम ही होता है। इस कारण से ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला होती है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड पर एटम 2, ये आप ACP के लिए भी लगा सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड इन ACP यूनिट सेल कितनी हो गई थी, तो 12 हो गई थी। फिर बताए थे ऑक्टाहेड्रल वार्ड। ऑक्टाहेड्रल वार्ड क्या है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 एटम प्लेस एट द वर्सेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वार्ड। फिर बताए थे
पोजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसमें रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इनटू ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड स्मॉल आर इज इक्वल टू बताया थे 0.414 कैपिटल आर। पोजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इन एफसीसी यूनिट सेल कहाँ पर होती है? तो प्रत्येक एज के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इन एफसीसी यूनिट सेल कितनी? तो 4 होती है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पर एटम कितना आएगा एफसीसी यूनिट सेल में? तो 1। तो चूंकि ये फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पर एटम 1 होता है, ये वैलिड होता है किसके लिए? तो वैलिड होता है किसके लिए? तो एसीपी के लिए भी। इसे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इन एसीपी यूनिट सेल कितनी होगी? तो 6 होगी। फिर बताए थे क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड क्या है? तो एम्प्टी स्पेस विद 8 एटम प्लेस एट द वर्सेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? तो 8। रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इनटू क्यूबिकल वॉइड कितना? तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.732 कैपिटल आर आया था। फिर बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। इसमें आपको बताया था रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर क्या है? तो एक आयनिक क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को रॉक साल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी यूनिट सेल कैसी होती है? तो क्यूबिकल टाइप की होती है, जिसमें एनायन एफसीसी लैटिस साइड पर और कैटायन ऑक्टाहेड्रल साइड पर होती है, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल 4, नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल 4, नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल 4, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, एज लेंथ में रिलेशनशिप R++R- इज इक्वल टू A/2 है ना। इसी तरह से फिर बताए थे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला Zm/Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी तरह से फिर बताते हैं CaCl स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन कहाँ पर होता है? तो सिंपल क्यूबिक लैटिस साइड पर होता है और कैटायन बॉडी के सेंटर पर होता है। इसमें रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन के बीच में रिलेशनशिप R++R- इज इक्वल टू √3/2 होती है। फिर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं 8 होती है। और डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला Zm/Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी तरह से जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें एनायन एफसीसी लैटिस साइड पर होता है और कैटायन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर होता है। उस तरह से फ्लोराइड स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें कैटायन एफसीसी लैटिस साइड पर होता है, एनायन ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर होता है। फिर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें उल्टा कर दिए थे कि एनायन एफसीसी लैटिस साइड पर होता था और कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर होता था। फिर पिछले क्लास में डिफेक्ट बताए थे कि डिफेक्ट क्या है? तो एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट। एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट। लेकिन हम लोगों को जो पढ़नी है दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कभी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड 0 केल्विन पर परफेक्टली ऑर्डर्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है लैटिस के अंदर वाइब्रेशन होती है, जिसके कारण कुछ आयंस अपने पोजीशन से मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, और या तो लैटिस से बाहर निकल जाता है या अंदर ही किसी पोजीशन पर ऑक्यूपाई करता है। इस तरह से वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, होल्स क्रिएट होती हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ऑब्वियसली आयंस अपने पोजीशन से अगर मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, तो उसके कारण जो होल्स क्रिएट होती हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। इसमें आपको मैंने बताया था 2 तरह की पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरी नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो एक ऐसी पॉइंट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज नहीं करती हो, दैट इज कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसमें भी 2 टाइप की, एक स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट और दूसरी फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट क्या होती है? एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता और पेयर्स ऑफ होल्स क्रिएट करता, दैट इज कॉल्ड स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट, या इसी को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट पाई जाती है वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है ना, सीजियम क्लोराइड, इन सारे में पाया जाता है क्या? तो स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है? चेंज कर जाती है। फिर बताए थे फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट, एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण जिसमें सम आयंस अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर शिफ्ट कर जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पर ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट। फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इस तरह की डिफेक्ट पाई जाती है वैसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिसमें
डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ एनायन और कैटायन, जिसमें डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एनायन क्या हो तो लार्ज हो, दैट इज द स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट। जैसे आपके जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, ध्यान दिए सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों तरह की डिफेक्ट पाई जाती है, दैट इज द स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। फिर बताए थे नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है? एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फॉर्मूला आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टाइचोमेट्रिक नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दो तरह की होती है, कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? तो ये एराइज होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायंस फ्रॉम थ्योरेटिकल लैटिस साइट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है? तो सम एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आ जाता, जो होल्स क्रिएट होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन आता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे अगर हम सोडियम वेपर को पास करते हैं ओवर अल्काली मेटल हैलाइड, तो जो अल्काली मेटल हैलाइड क्या करता है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेता है और जिसके कारण कलर्ड हो जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर आप सोडियम वेपर को पास करेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। लिथियम क्लोराइड के ऊपर अगर आप सोडियम वेपर को पास करेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर से सोडियम वेपर को पास कराएंगे तो वायलेट कलर का हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर, या इसी को हम लोग कहते हैं फार्म सेंटर और एफ सेंटर। फिर आपको मैंने बताया था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, एक ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें सब मेटल आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता है, और जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसमें सम अदर मेटल आयन ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इतना तक आपको मैंने बताया था। इसमें अभी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक होती है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होती है? तो इम्प्योरिटी मतलब सम फॉरेन पार्टिकल्स एडेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में सम फॉरेन पार्टिकल को अगर हम ऐड करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को ऐड करना कहते हैं डॉपिंग। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई फॉरेन पार्टिकल को अगर हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर यदि एस्टोनिशियम क्लोराइड को हम ऐड करें तो क्या होता है? दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब उसमें क्या होंगी, तो सोडियम जो एस्टोनिशियम आयन होता है, सोडियम आयन को हटा करके खुद आ जाता, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये सारा डिफेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड इज आर। इन सारे में से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट डिफेक्ट इन सॉलिड? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड इज आर। इन सारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है डिफेक्ट इन सॉलिड के लिए? फ्रैंकेल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय a very small difference in the sizes of cation anion। फ्रैंकेल डिफेक्ट वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर कैटायन और एनायन की साइज में जो अंतर है वो कम है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट कहाँ पर पाई जाती है? तो वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर एनायन और कैटायन की जो साइज का डिफरेंस है वो लार्ज हो। क्योंकि जब तक एनायन और कैटायन की साइज का डिफरेंस लार्ज नहीं होगा तब तक आयन मतलब कैटायन अपने पोजीशन से खिसक करके मतलब ट्रांसफर करके इंटरस्टिशियल साइड पर नहीं जाएगा। मतलब फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर या वहाँ पर फेवर होती है जहाँ पर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो तो लार्ज होती है। ये क्या है तो गलत है। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ऑब्वियसली फ्रैंकेल डिफेक्ट में आयन इधर उधर हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट कहती है। सही है। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि वह आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होती है वो क्या करता तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जिसके कारण वो कलर्ड हो जाती है। तो ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, ये सही है। Schottky defect have no effect on physical properties of solid। आपने पढ़ा Schottky defect में क्या होती है तो सम आयंस यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायंस अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर हो जाता है। तो जब लैटिस से बाहर हो जाएगा
तो मास तो घट जाएगी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। स्कॉटकी डिफेक्ट में सम आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल जाता है, इसका मतलब मास क्या होंगी, तो डिक्रीज कर जाएंगी। तो मास डिक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज कर गई, मतलब इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये गलत लिखा हुआ, मतलब कौन से ऑप्शन सही हो गई, तो बी डी। जे में पूछा है 2009 में। करा कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करें इन सारे में से सिलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट इज शोन बाय CaCl, क्रेसीजियम क्लोराइड स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। तो हमने पढ़ा है कि वह अन्य क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है वो शो करता है स्कॉटकी पार्ट डिफेक्ट। तो ऑब्वियसली सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है, तो ये शो करता है क्या, स्कॉटकी डिफेक्ट, ये सही है। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फाइड, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि फ्रैंकेल डिफेक्ट वहाँ पर होती है जहाँ पर डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ एनायन और कैटायन लार्ज हो, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाता है किसमें, तो जिंक सल्फाइड में, सही है। ACP एंड CCP हैज सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, करा ACP और CCP की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होती है। ऑब्वियसली ACP की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और CCP की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, मतलब दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होती है, ये भी सही है। करेक्ट, हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज एंड एट हाई टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज। हाई प्रेशर पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है और हाई टेम्परेचर पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर मतलब टचिंग एटम, एक एटम के टच में जितना अदर एटम होगा वह उसकी क्या कहलाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम मतलब टचिंग एटम, एक एटम को जितना अदर एटम टच करता है वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगी तो मोर नंबर ऑफ एटम विल कम क्लोजर, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे मोर नंबर ऑफ एटम विल कम क्लोजर, मतलब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होंगी। और यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपने पढ़ा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से लैटिस के अंदर वाइब्रेशन होगी, जिसके कारण कुछ आयन या कुछ एटम अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से निकल करके बाहर होने लगेगा, मतलब नियरेस्ट नेबर में, मतलब टच में एटमों की संख्या, आयनों की संख्या घटने लगेगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर घटने लगेंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटता, मतलब ये भी सही है, मतलब ABCD ऑल आर करेक्ट। ठीक है, करें कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। करें किस टाइप की डिफेक्ट में कैटायंस मौजूद होता इंटरस्टिशियल साइट पर, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होती है, तो मेटल आयन अपने पोजीशन को छोड़ करके निकल आता और उस पोजीशन पर सम अदर कैटायन ऑक्यूपाई करता है, मतलब यहाँ कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर नहीं जाता, तो ये सही ऑप्शन ही होगी। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होती है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने पोजीशन को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल आता और पेयर्स ऑफ फोर्स क्रिएट करता, तो ये भी नहीं होगी। वैकेंसी डिफेक्ट इज इक्वल टू एक्चुअली स्कॉटकी डिफेक्ट जैसा ही है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट यदि कंपाउंड नॉन आयनिक हो, तो जो मॉलिक्यूल होता है अपने पोजीशन को छोड़ करके निकल कर बाहर हो जाता है। तो नॉन आयनिक में जो मॉलिक्यूल होता है अपने पोजीशन को छोड़ करके निकल करके बाहर हो जाएगा, तो वहाँ पर जो होस क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। ये एक्चुअली क्या है, तो एक टाइप का स्कॉटकी डिफेक्ट ही है। जैसे स्कॉट में पेयर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल निकल के बाहर हो गया, तो ये सिमिलर है, एक काइंड मतलब एक प्रकार का क्या है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट ही है, तो ये भी नहीं होगी। फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट में आपने पढ़ा है कि वह आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एनायन लार्ज होती है, उसमें जो कैटायन होता है अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये 4 फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये JEE में 2018 में ऑनलाइन में पूछा था। तो अब अपन हम लोग करते हैं असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन DPS 1 से कर रहे, कुछ क्वेश्चन जो जनरली जनता पूछती है उसे अपन कर रहे हैं, है ना। आप असाइनमेंट किन लोगों के पास असाइनमेंट
होगा, किन्हीं के पास नहीं होगा। तो जिनके पास होगा ये लिख दिया मैंने DPS 1 क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जेक्टिव। और जिनके पास नहीं है वो लिखा हुआ देखिए क्या है। तो एक क्वेश्चन है, अ कंपाउंड है CCP अरेंजमेंट ऑफ X। एक कंपाउंड है जिसमें X एटम का CCP अरेंजमेंट, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो FCC लैटिस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो CCP। तो कह रहा है कि अ कंपाउंड है CCP अरेंजमेंट ऑफ X, मतलब X कहां पर है, तो FCC लैटिस साइड। FCC लैटिस साइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर है और प्रत्येक फेस के सेंटर पर है। करें इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज सोन बिलो। करें इसकी यूनिट सेल स्ट्रक्चर को नीचे दिखला दिया गया। कर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो इस यूनिट सेल सिर्फ लिखा है कि एक कंपाउंड है जिसमें X की CCP अरेंजमेंट है, मतलब X एटम यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद है। और क्या है, तो और जरा देखिए, स्क्वायर बना इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर। खैर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगी। तो आपने पढ़ा है कि यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट होती है, प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट होती है, प्रत्येक एज के सेंटर पर 1/4 पार्ट होती है और बॉडी के सेंटर पर पूरा एटम होता है। क्यूबिक यूनिट सेल में आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट, एज के सेंटर पर 1/4 पार्ट और बॉडी के सेंटर पर पूरा एटम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ X एटम अगर हम लोग निकालें तो नंबर ऑफ X एटम कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ X एटम, X एटम्स की संख्या कितनी, तो X एटम्स कहाँ पर है, तो प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 प्लस प्रत्येक फेस पर हाफ, तो 6 पर 6 × हाफ, तो ये 3 और 1 4 हो गई दिस। उसी तरह से नंबर ऑफ M एटम्स, M एटम्स की संख्या कितनी होगी, तो M एटम कहां पर है, तो प्रत्येक एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर। M एटम कहां पर है, तो प्रत्येक एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर है। तो नंबर ऑफ M एटम कितनी होगी, तो प्रत्येक एज के सेंटर पर 1 एटम की 1/4 पार्ट होती है, तो 4 एज सेंटर पर 4 × 1/4 प्लस एक बॉडी के सेंटर पर, तो ये कितनी, तो ये 2। तो इंपीरिकल फार्मूला मतलब फार्मूला क्या हुई, तो इसकी फार्मूला होनी चाहिए क्या, तो M एटम की संख्या 2, X की संख्या 4। लेकिन इसकी इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला मतलब क्या होती है, तो सिंपलेस्ट फार्मूला। तो इसकी इंपीरिकल फार्मूला क्या होगी, तो यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला तो आप कह सकते हैं कि 4 एटम पर या 2 एटम पर 4 एटम X का है, तो सिंपलेस्ट रेशियो 1 पर कितनी होगी, तो 2। तो मतलब फार्मूला क्या होगी, तो MX2। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बी। आईडी 2012 में पूछा है। अनदर एग्जाम्पल, कर द पैकिंग इफिशिएंसी। पहले इसको लिख लीजिए। तो ये DPS 1 का क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव है। जिनके पास असाइनमेंट है उसमें देखिए, और जिनके पास अभी नहीं अवेलेबल है तो ये देखिए यहाँ पर क्या देखा, द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल इज सोन बिलो। कह रहा है कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल नीचे दिखलाया गया है, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग परसेंटेज कितना है, ये आपका स्क्वायर यूनिट सेल है। करे इसका कितना पार्ट भरा हुआ है, तो बेसिक 2 डायमेंशन में एरिया लिया जाता है, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लिया जाता है पैकिंग निकालने के लिए। तो इस यूनिट सेल में कितना पार्ट भरा हुआ है कि ये स्क्वायर यूनिट सेल में इतना में एटम भरा हुआ है, ये भरा हुआ एटम। और कहाँ भरा हुआ एटम, तो यहाँ पर भरा हुआ एटम। और कहाँ पर भरा हुआ एटम, तो यहाँ पर भरा हुआ। पैकिंग मतलब होता भरा हुआ होना, कहाँ और भरा हुआ, यहाँ पर है। और कहाँ भरा हुआ, तो ये भरा हुआ है। तो इस यूनिट सेल में इतना पार्ट इधर भरा हुआ, इतना पार्ट ये भरा हुआ, इतना पार्ट ये भरा हुआ, इतना पार्ट ये, इतना पार्ट ये। तो पैकिंग इफिशिएंसी जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम अगर 3 डायमेंशनली का था, पैकिंग इफिशिएंसी कहते V वॉल्यूम में अगर स्मॉल v ऑक्युपाइड है तो 1 में कितना ऑक्युपाइड है,
तो स्मॉल बी अपॉन कैपिटल। उसी तरह से यहां पर इन टू डायमेंशन सॉल्यूशन, इन टू डायमेंशन हम लोग क्या कहेंगे, तो यदि इफ कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ यूनिट से या एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट से, स्क्वायर यूनिट से, अगर कैपिटल एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट से ले और स्मॉल ए क्या है, तो एरिया ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन यूनिट से। तो अगर कैपिटल ए एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल है और स्मॉल ए एरिया ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल है, मतलब स्क्वायर यूनिट सेल, इसमें एटम ने कुछ एरिया ऑक्युपाई कर रखा है, इतना ऑक्युपाई कर रखा है, इतना ऑक्युपाई मतलब घेर रखा है, इतना घेर रखा है, इतना। तो आप कह सकते हैं कि सिंस कैपिटल ए एरिया ऑफ यूनिट सेल में एटम ने ऑक्युपाई करा स्मॉल ए, तो 1 में कितना ऑक्युपाई किया तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 में कितना आता है, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू 100। तो यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग परसेंटेज, यहाँ पैकिंग इफिशियंसी, यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी, कहेंगे जी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू 100, इतना परसेंट। तो ये स्मॉल ए क्या है, तो एरिया ऑफ एटम्स है, एरिया ऑफ एटम्स यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में एटम ने कितना एरिया घेर रखा है, तो ये एक सर्किल के बराबर एरिया हो गया, ठीक है, प्लस एक क्वार्टर हो गया, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये। तो इसका अगर इसको मिला करके इसको मिला दीजिएगा तो ये कितना है, कहेंगे जी ये पाई स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी पाई स्क्वायर होता है इसमें, लेकिन कितना है, तो एक सर्किल का 1/4 ही है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर है, पाई स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर है, पाई स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर, तो 4 जगह पर तो ये 4 प्लस एक पूरा सर्किल ये पाई स्क्वायर अपॉन एरिया कितना, तो एल स्क्वायर इंटू 100, ये हो गया आपका दिस। तो यहाँ पर अगर पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है तो रेडियस रेडियल लेंथ में रिलेशनशिप निकालनी होगी। तो ये आपका कितना हो आया, तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 कैंसिल, तो ये 2 पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन जरा यहाँ गौर से देखिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में एजेज इक्वल होती है, तो ये एल है तो ये भी क्या होंगी, तो एल ही होंगी, ये भी क्या होंगी, तो एल ही होंगी, और ये आपका कितना हो आएगा, तो ये √2l हो जाएगा। तो हियर आप यहाँ पर कह सकते हैं, हियर यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि √2l इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो √2l इज इक्वल टू यहाँ से स्मॉल आर, फिर यहाँ से यहाँ स्मॉल आर, फिर यहाँ से स्मॉल आर, फिर यहाँ से स्मॉल, मतलब आप √2l इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 4r, इसीलिए l इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 4 अपॉन √2r, मतलब ये 2√2r ये हो गई। तो यहाँ पर ये पुट कर दिए तो ये कितना, तो 2 पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 100 छूट गया, तो ये हो गया कितना, तो 2 पाई r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के जगह पर कितना पुट गया, तो 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का r का स्क्वायर इंटू 100, इतना परसेंट। तो ये क्या हुआ, तो r स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये कितना हो गया, तो ये 2 पाई अपॉन ये कितना, तो ये 4, ये 4 8 इतना इंटू 100, तो ये 4 हो गया इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 78.54% आता है, इतना आता है इस तरह से। तो यह करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन DPS 1 क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव, DPS 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का है, ID 5 में पूछा है। इन FCC क्रिस्टल लैटिस एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर which can be fit into the interstitial void without distortion of lattice। FCC क्रिस्टल लैटिस है जिसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर
which can be fit into the interstitial void without distortion of lattice. करें एक FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ड्रॉ कर देते हैं एक FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपकी FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड है, FCC क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर होंगे। ठीक है, कर इसकी जो एज लेंथ है, इसकी जो एज लेंथ है वो 400 पिकोमीटर, एज इक्वल टू 400 पिकोमीटर। कर फाइंड द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिट इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड। आप देख रहे हैं FCC यूनिट सेल में एटम प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस पर है, हाफ फेस लेफ्ट साइड पर होगी, हाफ फेस राइट साइड पर होगी, हाफ एटम फ्रंट फेस पर होगी, हाफ एटम रियर फेस पर होगी, हाफ टॉप फेस पर, हाफ बॉटम फेस पर ना। 6 हेमिस्फीयर जैसे 6 कटोरी होता है ना, उसको सजा दीजिएगा, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा ऊपर, आधा नीचे। तो इसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह। करे इस खाली जगह में कितना अधिकतम साइज का, अधिकतम डायमीटर का एटम को फिर बिठा सकते हैं। इसको इस तरह देखिए ड्रॉ कर देते हैं 2 डायमेंशनली, कि एक्चुअली है कि यहाँ पर इस फेस पर ये जो एटम है वो ऐसे है, उसी तरह से इस फेस पर एटम है वो ऐसे है। ठीक है, दोनों फेस पर एटम, और बीच में क्या है, तो एक एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जगह है। कर बताइए इसमें कितना डायमीटर का एटम को हम फिर बिठा सकते हैं। कर इसमें बताइए कितनी डायमीटर के एटम को फिर बिठा। तो ये फेस पर एटम, उसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉलर, ये फेस पर भी एटम उसका, तो मान लेते हैं D डायमीटर के एटम को फिर बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से चल करके यहाँ कितनी दूरी होगी, तो स्मॉलर प्लस D स्मॉलर, मतलब यहाँ पर क्या होंगी, तो यहाँ पर होंगी A इक्वल टू स्मॉलर प्लस D प्लस स्मॉलर, मतलब D इक्वल टू कितनी, तो A माइनस 2R, और R की वैल्यू कितना, तो FCC यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप आपने पढ़ा है, R इक्वल टू कितनी, तो √2a/4 हो जाएगी, √2a/4। तो इसको आप कैंसिल करिए 2, इसको कैंसिल करिए √2, मतलब ये कितनी, तो ये आपका आ जा रहा है √2 - 1/√2 इंटू एज लेंथ, और एज लेंथ आपको दिया हुआ, तो ये √2 - 1/√2 इंटू 400 पिकोमीटर। ठीक है, तो इक्वेशन में कहा जाता है फाइंड द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ FCC यूनिट सेल विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ लैटिस, मतलब यहाँ पर कितना मैक्सिमम डायमीटर का एटम फिट बैठेगा। तो यहाँ से यहाँ A है, मान लीजिए D डायमीटर का एटम बैठा, तो यहाँ पर रेडियस स्मॉलर D स्मॉलर इक्वल टू एज लेंथ हो गई, पुट कर दिए। ठीक है, अब आगे आइए क्वेश्चन में, पहले इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में है ये DPS1 क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव का है, DPS1 का क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव। आयरन क्रिस्टलाइजेज इन सेवरल मॉडिफिकेशन, आयरन बहुत तरह का फॉर्म में पाया जाता है, सेवरल मॉडिफिकेशन। द BCC अल्फा फॉर्म अंडरगोज अ ट्रांजिशन टू द FCC गामा फॉर्म। कह कि आयरन की जो BCC फॉर्म है, जिसे हम अल्फा फॉर्म ही करें, उसकी ट्रांजिशन हो जाती है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, तो FCC फॉर्म, जिसे हम गामा फॉर्म करें। Assuming that the distance between nearest neighbor is same in two form at transition temperature, मानकर चलिए कि जिस टेम्परेचर पर BCC फॉर्म FCC फॉर्म में चेंज हो रहा होगा, उसमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम सेम होगी। कह रहा है क्रिस्टलाइन आयरन क्रिस्टलाइजेज इन सेवरल मॉडिफिकेशन at about 910 degrees Celsius, the BCC alpha form, आयरन का जो BCC फॉर्म है उसकी ट्रांजिशन हो जा रही है किस में, तो FCC फॉर्म।
एफसीसी फॉर्म को कहा जा रहा है गामा फॉर्म। कह रहे एज्यूमिंग मतलब मान रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इज सेम इन टू फॉर्म एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। कह रहा ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दो फॉर्म में जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर वो सेम है। कह रहा कैलकुलेट रेशियो ऑफ एजेज ऑफ बीसीसी टू एफसीसी फॉर्म। कह रहा है एज लेंथ का रेशियो बताइए बीसी और एफसीसी फॉर्म का, और रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी टू बीसीसी फॉर्म एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कह रहा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एट ट्रांजिशन टेम्परेचर जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन बीसीसी फॉर्म इक्वल है किसके, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन एफसीसी फॉर्म। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम क्या होती है, तो दैट इज इक्वल टू, अब नियरेस्ट नेबर एटम कहते किसे, तो दो ऐसे एटम जो एक दूसरे को टच करे, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, तो सबसे नजदीक कौन हो, तो जो टच कर रहा, इससे सबसे नजदीक पड़ोस नियरेस्ट नेबर हो गए। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम कितनी, तो अगर दोनों की साइज सेम है तो ये हो जाएगा 2r। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन बीसीसी फॉर्म इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन एफसीसी फॉर्म। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन बीसीसी फॉर्म क्या होगी, तो ये 2 इंटू रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी फॉर्म इक्वल हो जाएंगे किसके, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन एफसीसी फॉर्म क्या होगा, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ एटम इन एफसीसी फॉर्म ये होगी। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी फॉर्म कितनी होती है, तो √3/4 एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन बीसीसी फॉर्म अपॉन 4। ऑब्वियसली ये 2 कैंसिल, रेडियस ऑफ एटम इन एफसीसी फॉर्म क्या होती है, तो √2 एज लेंथ इन एफसीसी फॉर्म अपॉन ये 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब एज लेंथ इन बीसीसी फॉर्म अपॉन एज लेंथ इन एफसीसी फॉर्म कितनी हो गई, तो ये आपका 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये √2 अपॉन √3 हो गई। दिस वन ये पूछा था, ये नीट 2018 में पूछा था, सेम डीपीएस का सेम क्वेश्चन था, इतना तक पूछा था। इसके आगे और ये आगे जेई में पूछेगा, है ना। तो ये आगे क्या है, कह रहा रेशियो ऑफ डेंसिटी, आगे क्या है, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी, आगे क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी फॉर्म टू बीसीसी फॉर्म, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी फॉर्म टू बीसीसी फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, इसलिए डेंसिटी ऑफ एफसीसी फॉर्म पूछा जा रहा है, एफसीसी फॉर्म टू द डेंसिटी इन बीसीसी फॉर्म ये पूछा जा रहा। तो आप जानते हैं कि सिंस डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल ये Zm अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ये होती है। तो यहाँ पर इसीलिए डेंसिटी इन एफसीसी फॉर्म अपॉन डेंसिटी इन बीसीसी फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगी, तो डेंसिटी इन एफसीसी फॉर्म क्या होगी, तो ये जेड एफसीसी, ये एटॉमिक मास किसकी, तो आयरन की, अपॉन Na इंटू एज लेंथ इन बीसीसी एफसीसी फॉर्म, एज लेंथ इन एफसीसी फॉर्म का ये क्या, तो Q, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, तो ये जेड बीसीसी फॉर्म इंटू एटॉमिक मास आयरन की अपॉन Na इंटू एज लेंथ इन बीसीसी फॉर्म, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गई। तो ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये एटॉमिक मास एटॉमिक कैंसिल, तो ये कितना आया, तो ये जेड एफसीसी अपॉन जेड बीसीसी इंटू एज लेंथ इन बीसीसी अपॉन एज लेंथ ऑफ इन एफसीसी फॉर्म होल क्यूब। तो ये जेड एफसीसी मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट इन एफसीसी कितनी, तो 4
अपॉन 2 इंटू एज लेंथ इन बीसीसी अपॉन एज लेंथ इन एफसीसी का रेशियो कितना है, तो √2/3 आपने कैलकुलेट कर रखा, तो ये √2/√3 इस पूरे का होल क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए 2 इंटू ये √2/√3 इस होल क्यूब, ये आंसर निकाल दीजिए, हो गया आंसर। तो अनदर एक एग्जाम्पल है, जे एडवांस में पूछा 2016-2017 में पूछा ये। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एफसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है विथ अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर। जिसकी जो एज लेंथ है वो 400 पिकोमीटर है। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन द क्रिस्टल इज, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्रिस्टल की 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 256 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल इज, 256 ग्राम क्रिस्टल के अंदर इतना एटम है। 256 ग्राम अगर इस सब्सटेंस का लिया जाए तो उसमें इतना एटम है। तो द वैल्यू ऑफ एन इज, एन इंटीजर टाइप की क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिए 256 ग्राम सब्सटेंस के अंदर कितना एटम होगा ये निकालना, तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही नहीं, या कि एटॉमिक वेट की आपको जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक वेट यहाँ पर पता ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस दिए गए डेटा से एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, तो डेंसिटी दिया गया है, तो D इक्वल टू किसी भी, चाहे सिंपल हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, किसी भी क्यूबिक टाइप यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। डेंसिटी इक्वल टू क्या, तो ये Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो डेंसिटी इक्वल टू Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, तो 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। जेड की वैल्यू ऑब्वियसली 4, एम कितना, तो आपको यही तो पता नहीं है, एन कितना, तो एन रहने देते हैं, ठीक है, एन रहने देते हैं, इंटू ए क्यू, एज लेंथ कितना, एज लेंथ आपको किसमें पुट करना है, तो हमेशा सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर एज लेंथ कितने है, तो पिकोमीटर। तो ये कितनी होगी, तो ये 400 इंटू 10⁻12 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी हो गई, तो 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए क्या, तो ये 4 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्यूबिक ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो गया, तो इसका क्या बचा, तो ये m इक्वल टू 8 इंटू ये चार्ज का 64 इंटू 10⁻24 अपॉन, इधर लेकर चले गए, और ये हो गया कितना, तो ये 4 हो गया ना जी, ये 4 हो गया, ये हो ना, m इक्वल टू इसको इधर ले गए 8 इंटू Na, ये हो गया, इसको इधर ले गए तो 8 64 24 Na, इतना आ गया एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल कितनी होगी, तो नंबर ऑफ मोल इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 256 ग्राम अगर आपसे पूछा तो कितना होगा, तो ये वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यही तो होता है, या वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो ये कितनी हो गई, तो ये नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो ये वेट कितनी है, तो वेट है आपका 256 ग्राम है, वेट कितनी है, तो 256 ग्राम है, तो यहाँ 256 हो गया। अपॉन एटॉमिक मास कितना है, तो ये आपने निकाला 8 इंटू 64/4 इंटू 10⁻24 इंटू Na, ये ग्राम का कैंसिल करके मोल कर सकते थे, इसको आप ऐसा करिए, ये 4 दूनी 8 हुआ ना जी, ये कैंसिल हो जाएगा 2
ये हो गया 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻24 अपॉन Na मोल्स हो गया नहीं, तो नंबर ऑफ, इससे नंबर ऑफ एटम कितनी हो जाएंगी, इससे नंबर ऑफ एटम कितनी हो जाएंगी, इसलिए नंबर ऑफ एटम कितनी हो जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो संख्या। अगर 1 मोल रहता तो Na एटम 2 मोल होता तो 2 इंटू Na, 3 मोल रहता तो 3 इंटू Na। तो यहाँ पर n इंटू Na की वैल्यू निकाले तो कितना आ रहा, तो ये 2 इंटू 10⁻24 एटम्स, इतना एटम्स हो गया, नहीं हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि 256 ग्राम क्रिस्टल के अंदर इतना एटम है, अगर इतना एटम है तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, तो इतना एटम है तो n की वैल्यू कितनी आई, तो 2। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। इस दोनों को क्या 256 ग्राम इस क्रिस्टल के अंदर इतना एटम है, 256 ग्राम के अंदर अगर इतना एटम है, यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, तो 256 ग्राम मतलब इतना मोल हो गया, इतना मोल मतलब कितना एटम, तो एटम की संख्या निकालनी है, मोल पता है, तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻20 मतलब n एटम, तो 2 मोल में 2 इंटू Na, 3 मोल में 3 इंटू Na, तो n मोल में कितना थे, यहाँ n इक्वल टू 2। तो आज रहने देते हैं, असाइनमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तो होगा नहीं, लॉकडाउन के चलते सब छोड़ करके गए हैं जल्दी जल्दी में, कि घर में जाएंगे खूब पुआ पकवान खाएंगे, पढ़ाई तो करेंगे नहीं, है ना। तो इतना कर दिए, अब तो लॉकडाउन शायद खुलने ही वाला है, अब खुल जाए तो खुल जाए, नहीं खुलेगा तब भी तो हम लोग की पढ़ाई चलती रहेगी, है ना। तो असाइनमेंट जिनके पास है वो करिए, जिनके पास नहीं है अभी तो NCERT होगा तो NCERT से करिए, ठीक है। रहने देते हैं, ओके।